नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अभी आयशा मारवा, रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर के साथ वहाँ पर किंग के पैलेस में कुछ सब्जियाँ लेकर आ जाती है और इन्हें लाकर अब यहाँ पर किचन में रख देती है और फिर वो सभी अपने अपने रूम में चेंज करने के लिए चले जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर राहुल अभी धीरज को बात दे रहा था और उसे अब उस वहाँ पर टॉवल से बात देने के बाद अब वो उससे कहता है, ब्रो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? तो अभी यहाँ पर धीरज कहता है, एक्चुअली राहुल मैं मनाली में होटल पैराडाइज में ही अपना काम कर रहा था और मैं वहाँ पर डेली की तरह जो मेरा काम था वो सब कुछ संभाल रहा था। तभी मेरे पास वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन आया कि रूम नंबर 1709 के गेस्ट को इस होटल के मालिक से मिलना है। अब यहाँ पर धीरज जब राहुल को ये सब बता रहा था, जहाँ पर उनके साथ में आलिशा भी थी, तो वो दोनों को ही ये सब कुछ बता रहा था। तो इधर अब ये कहते हुए ही धीरज जब उस दिन के ख्यालों में चला जाता है जब वो हर रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ था कि तभी उसके पास एक फ़ोन आता है। धीरज जब उस फ़ोन को उठाता है तो सामने से रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन आता है, सर कोई आपसे मिलना चाहता है। अब उसकी इस बात को सुनकर अब धीरज कहता है, देखिए वहाँ पर और भी स्टाफ है, मैनेजर है, आप उनसे कहिए कि अगर उन्हें कोई भी काम है तो वो उनसे कांटेक्ट करे, क्योंकि मैं तो सबसे बाद में आता हूँ। इधर यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट भी अब उन्हें ओके कहती है और वो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर धीरज यहाँ पर अपने कैबिन में फिर से अपने काम में लग जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही फिर से जो गेस्ट यहाँ पर 1709 रूम में रुकी हुई थी उसे अब ये सब कहा, तो अब उसे यहाँ पर वो फिर से रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन क्योंकि धीरज ने तो उसे कहा था इस रिसेप्शनिस्ट से कि उसके मैनेजर ही अगर कोई भी मुद्दा है तो वो उसे संभाल सकते हैं, तो इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट कहती हैं, सॉरी मैडम, मैं भी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उस सर ने बोला है कि आप यहाँ पर मैनेजर से बात कर सकते हैं। वो अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए। अब यहाँ पर नेत्रा ने तो जैसे, क्योंकि औरत कोई और नहीं ये नेत्रा ही थी, नेत्रा ने तो जैसे ये ठान कर आई थी कि आज वो हर हाल में धीरज से मिलकर ही रहेगी, इसलिए वो उस रिसेप्शनिस्ट की बातों को सुनकर कहती हैं, देखिए मेरे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे इस होटल के मालिक से मिलना है तो मुझे मिलना है। इधर यहाँ पर नेत्रा की बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद अब उस रिसेप्शनिस्ट के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए अब वो यहाँ पर कहती है, ठीक है मैडम, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। एनीवे आप अभी अपने रूम में जाइए, आपकी ये बात मैं सर तक पहुँचवा दूँगी और देखते हैं अगर उन्हें ज़रूरी लगा तो शायद वो आपसे मिलने के लिए वहीं पर ही आ जाए, अदरवाइज सॉरी मैडम, मैं इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये कहते हुए रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर अब अपने रिसेप्शन पर आराम से फिर से अपना काम करने लग जाती है। तो इधर नेत्रा भी अब यहाँ पर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर अब वो रिसेप्शनिस्ट अब कहीं ना कहीं क्योंकि नेत्रा के संपर्क में आ गई थी उससे बातें करते हुए, तब वो वहाँ पर जो एक स्टाफ काम कर रहा था, तो अब वो रिसेप्शनिस्ट अब उसे इशारे से करके बुलाती है, तो वो स्टाफ भी अब उसके पास आता है। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, प्लीज़ एक बार जाओ और जाकर सर के कैबिन में जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि उन्हें एक औरत मिलना चाहती है और वो उनके लिए बहुत ही अर्जेंट है। इधर उस रिसेप्शनिस्ट की बात को सुनकर एक पल के लिए तो इस स्टाफ को थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, लेकिन जब वो उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है तो वो स्टाफ भी अब उसे मना नहीं कर पाया। तो यहाँ पर वो स्टाफ अब धीरज के कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। इधर अपने कैबिन में धीरज अभी अपने काम में लगा ही हुआ था कि तभी उसके कैबिन का भी यहाँ पर दरवाजा नॉक होता है। जैसे ही अब यहाँ पर ये दरवाजा नॉक हुआ तो वो अंदर बैठा हुआ धीरज जब कहता है, यस कम इन,
जैसे ही अब धीरज ने कमिंग कहा तो ये स्टाफ अब यहाँ पर धीरज के कैबिन के अंदर आ जाता है और कहता है सॉरी सर, आई हैव बोदर्ड यू, लेकिन सॉरी वो क्या है ना कि 7th फ्लोर के रूम में हमारे यहाँ पर एक गेस्ट रुकी हुई है और हमने बहुत बार उसे मना किया है कि आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वो फिर भी प्लीज़ किए जा रहे हैं और वो गेस्ट आपसे पर्सनली मिलना चाहती है। उन्होंने कहा है कि या तो आप उन्हें यहाँ पर बुलाइए या फिर आप उनसे मिलने के लिए जाएं। इधर अपने स्टाफ की बात को सुनकर अब धीरज कहता है, देखिए मैं इस तरह से यूं ही किसी से भी नहीं मिल सकता हूँ। मैंने पहले भी रिसेप्शन से कॉल आया था तो मैंने पहले भी कहा था ये काम मैनेजर को कहो, वो उसे अपने लेवल पर हैंडल करेगा। तुम उन्हें कह दो, और अगर उसे ऐसे नहीं करना तो अगर उनका कोई भी अगर सजेशन है तो प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कर दे कि वो अपने उस सजेशन को सजेशन बॉक्स में लिख कर डाल दे। और अगर उन्हें कोई कंप्लेंट ही है तो वो फिर मैनेजर को कहो, वो अपने लेवल पर उसे सोल्व करेगा। अभी मैं ऐसे किसी को भी नहीं मिल सकता हूँ। इधर धीरज की इस बात को सुनकर अब वो आदमी कहता है, बॉस प्लीज़, क्योंकि देखिए वो औरत बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, सी इज रियली वांट्स टू मीट यू। और यहाँ पर उस औरत ने ये भी कहा है। ये कहने के बाद अब वो स्टाफ एक पल के लिए चुप हो जाता है। इधर उस स्टाफ को चुप होता हुआ देखकर अब धीरज कहता है, और क्या आगे बताओ। अब वहाँ पर वो स्टाफ कहता है, सॉरी सर, लेकिन उस औरत का कहना है कि वो मारवाज की काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। इसलिए जब उस औरत ने ये कहा तो देखिए मैंने आपको यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसके आगे मैं अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ। इधर जैसे उस स्टाफ की ये बात धीरज ने सुनी तो अब धीरज कहता है कि क्या नाम है उनका। देखिए अगर उन्होंने ये बताया है तो उन्होंने अपना नाम भी तो बताया होगा ना। तो अब धीरज की इस बात को सुनते ही अब वो स्टाफ कहता है, सर उनका नाम मिस नेत्रा है। उनका साफ कहना है कि वो मारवाज फैमिली की काफ़ी क्लोज फ्रेंड है और उन्हें पर्सनली आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है और ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वो आपके मैनेजर को भी बता सकती थी। इधर जैसे ही धीरज ने अब अपने स्टाफ से ये सुना तो ये सुनते ही अब धीरज के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। जहाँ धीरज अब तक उस औरत से मिलने के लिए हाँ भी नहीं कर रहा था, वो मिलना भी नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने नेत्रा का नाम सुना तो वो यहाँ पर एक पल के लिए अपने मन में ही कहता है, कहीं ये वही नेत्रा तो नहीं है ना जो मारवा हाउस में थी। क्योंकि कुछ समय पहले जब रोहित की मौत की अफवाहें चली हुई थी तो उस समय नेत्रा वहां पर मारवा हाउस में गई थी और नेत्रा ने ही मारवा हाउस में अपने मारवा हाउस में जब उनकी कंपनी सबसे घाटे में चल रही थी तो उस समय नेत्रा ने ही इस कंपनी को संभाला था और कुछ समय के लिए वो मारवा हाउस में रुकी थी। कहीं ये वही नेत्रा तो नहीं है। अगर ये सच हुआ तो मुझे एक बार उससे मिल लेना चाहिए। वैसे भी वहां पर जाकर पता लगा लूंगा, वैसे उससे मिलने में बुरा भी क्या है। और ये सब सोचकर ही अब यहाँ पर धीरज अब अपने स्टाफ से कहता है, ठीक है फिर आप उसे कह दो कि मैं उसे आकर मिलता हूँ। अब तो मुझे उससे मिलना ही होगा। ये कहते हुए ही धीरज अब यहाँ पर उस स्टाफ को जाने के लिए वहां से कह देता है। इधर वो स्टाफ भी अब वहां से चला जाता है तो इधर धीरज अब अपने काम को समेट कर अब अपने कैबिन से निकलकर सीधा ही एलिवेटर की तरफ जाने लगता है। इधर धीरज जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो भी यहाँ पर एलिवेटर में जाने के बाद 17th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देता है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो 17वें फ्लोर पर आता है तो वहां पर आने के बाद अब क्योंकि उसे रिसेप्शन से पहले से ही पता था कि आखिर उसके रूम का नंबर 1709 था, इसलिए धीरज अब यहाँ पर नेत्रा के रूम की तरफ जाने लगता है। धीरज जैसे ही नेत्रा के रूम की तरफ पहुंचता है तो वो वहां पर जाके अब वो नेत्रा के रूम की बेल बजाने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही सामने से दरवाजा खुला तो सामने सच में ही नेत्रा खड़ी थी। नेत्रा को देखकर अब धीरज उसे पहचान जाता है कि ये तो सच में वही नेत्रा है जो कि मारवा हाउस में कुछ समय के लिए रुकी भी थी। लेकिन सच में धीरज को नहीं पता था कि ये नेत्रा इतनी खतरनाक है, क्योंकि धीरज को तो बस नेत्रा के बारे में इतना ही पता था कि जब मारवा कंपनी के शेयर नीचे गिरते जा रहे थे उस समय नेत्रा ने ही इस बिजनेस को संभाला था, इसलिए वो इसे मारवाज फैमिली के लिए अच्छी समझ रहा था। सामने नेत्रा को देखकर अब धीरज कहता है, आप यहाँ पर मिस नेत्रा, आप यहाँ पर कैसे।
धीरज की इस बात को सुनकर अब नेत्रा एक स्माइल करती है और कहती है वो मैं आपको मिस्टर धीरज सब बताती हूँ, लेकिन पहले आप अंदर तो आओ। नेत्रा की इतनी स्वीट सी बातों को सुनते ही अब धीरज भी अंदर आ जाता है। तो वहीं अब नेत्रा जैसे ही अब धीरज उसके कमरे के अंदर आता है तो अब नेत्रा यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देती है और इधर अब वो धीरज से कहती है, वैसे मिस्टर धीरज आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय कॉफी? इधर नेत्रा के इसे स्वीट से बिहेवियर को देखकर अब धीरज कहता है, नो थैंक्स। वो क्या है कि आप मुझसे मिलना चाहती थी, तो अब बताइए आपको किस बारे में मुझसे मिलना था। अब यहाँ पर धीरज की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर नेत्रा अपने कमरे के एक सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अब वो धीरज से कहती है, धीरज मारवा रोहित मारवा का फर्स्ट कजन। हाँ, इधर जैसे ही अब अचानक से नेत्रा ने यहाँ पर उसे उसका रोहित मारवा का फर्स्ट कजन कहा तो उसकी ये बात अब धीरज को थोड़ी सी अजीब जरूर लगती है कि आखिर अब अचानक से इस नेत्रा के भाव, उसकी आवाज़ कैसे चेंज हो गई। इसलिए वो अचानक से नेत्रा की तरफ पीछे मुड़कर देखता है तो इधर अब वो उसकी बात पर अब धीरज कहता है, क्या कहना चाहती हैं मिस नेत्रा आप? हाँ, फर्स्ट कजन, उससे क्या मतलब है आपका? इस बात पर अब नेत्रा कहती है, देखिए मिस्टर धीरज, मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहती। वो क्या है ना कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इवन जो मैं आपको कहना चाहती हूँ आपको वो मानना ही होगा। अब यहाँ पर अचानक से नेत्रा के ये बदले हुए भाव देखकर अब धीरज कहता है, रिक्वेस्ट करना और अचानक से रिक्वेस्ट करना और पूरा करने के लिए बर्डन डालना। हाँ, डू यू नो मिस नेत्रा, इन दोनों में ही फर्क है। आप कहना क्या चाहती हैं, आप मुझे साफ साफ कहिए। अब यहाँ पर धीरज की इस बात को सुनकर अब नेत्रा स्माइल करती है और वो कहती है, देखिए मैं आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको एक आदेश दे रही हूँ। आपको इस शहर को यानी कि इस मनाली शहर को बर्बाद करना है। इसलिए इस शहर को बर्बाद करने के लिए चलो मेरे साथ चलो। और हाँ, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मिस्टर धीरज, आपको ये काम हर हाल में करना ही करना है। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही तो धीरज बस फटी हुई आंखों से नेत्रा की ही तरफ देख रहा था कि आखिर नेत्रा ये सब क्यों कह रही है। धीरज को नहीं पता था कि नेत्रा सच में कितनी खतरनाक औरत है। इसलिए अब यहाँ पर धीरज कहता है, क्या कहा आपने? मनाली को बर्बाद करना है और वो भी आपके साथ? क्या आप पागल हो गई हैं क्या? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इधर धीरज की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर नेत्रा एक सरकास्टिक सी स्माइल में हंसने लग जाती है और अब वो कहती है, मेरा दिमाग तो पहले से ही ठीक है मिस्टर धीरज, लेकिन अब शायद या तो आपका दिमाग खराब होने वाला है या आप मेरा कहे अनुसार मेरा काम कर देंगे। अगर आप मेरी मानो तो मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आप अभी मेरे साथ चलो और मेरे साथ चलकर अनीकरण फार्मेसी में वहाँ पर आपको मेरे साथ जाना है और उस कंपनी को अपने हाथों से ब्लास्ट करना है। क्योंकि नेत्रा ने यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि नेत्रा के पास सर जी का आदेश आया था कि वो अनीकरण को ब्लास्ट करवाए और उसमें बदनामी रोहित की ही होनी चाहिए। तो नेत्रा ने सबसे पहले यहाँ पर इस काम को करने के लिए धीरज को ही चुना था कि वो धीरज को यहाँ पर अपने वश में करके धीरज से इस ब्लास्ट को करवाएगी। क्योंकि धीरज रोहित का भाई था, इसलिए ये सारा का सारा इल्जाम फिर अपने आप ही रोहित मारवा के ऊपर आता। इसलिए वो यही सब सोचकर धीरज से यहाँ पर मिलने के लिए आई थी। और अब जब वो यहाँ पर ये बात है अब धीरज के सामने कहती है तो ये सुनते ही अब धीरज कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। सुना आपने, मैं ऐसा क्यों करूँ? देखिए, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं क्या नहीं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं ऐसे कामों से हमेशा दूर रहता हूं। इवन अगर आप खुद भी शहर को बर्बाद करना चाहेंगी, आप अनीकरण फार्मेसी को ब्लास्ट करना चाहेंगी, तो भी मैं उसे खुद करना तो दूर, मैं उसे आपको भी नहीं करने दूंगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोग रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी मासूम इंसान को किसी भी तरह से कोई भी हानि हो। इधर धीरज की ये बात सुनते ही अब नेत्रा कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या आप मुझे रोक सकते हैं? इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब धीरज कहता है, हाँ अपनी आखिरी सांस तक मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें इस तरह से कुछ भी नहीं करने दूंगा।
धीरज की ये बात सुनकर अब यहाँ पर अब नेत्रा कहती है, ठीक है फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी बात कैसे नहीं मानते हो। अरे मुझे रोकना तो दूर धीरज, तुम तो इतने अब मजबूर होने वाले हो कि तुम मेरे इशारों पर खुद ही ये सब कुछ करोगे। मैं देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं मानोगे। वैसे धीरज, अगर मैं चाहूँ तो मुझे बस 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें अपना काम करवाने में, क्योंकि जैसे जैसे ही मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी धीरज, तो तुम मेरे कहे अनुसार मेरे हर आदेश का पालन करोगे। और वो काम करने में मुझे सच कहूँ तो जस्ट 1 सेकंड ही लगेगी। इधर नेत्रा की ये इतने कॉन्फिडेंस से बात सुनते ही अब नेत्रा की इस बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि सच कहें तो धीरज को नेत्रा की इस क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं था कि नेत्रा किसी को भी अपने सम्मोहन में कर सकती है। इसलिए धीरज यहाँ पर, क्योंकि धीरज भी खुद यहाँ पर अब रोहित की तरह एक अच्छा फाइटर तो नहीं, लेकिन हाँ वो भी कुछ फाइटिंग टेक्निक को जानता था। इसलिए अब उनको यूज करते हुए धीरज अब यहाँ पर नेत्रा को एक जोर का पंच मारने को होता है। धीरज जैसे भी यहाँ पर नेत्रा को एक जोर का पंच मारने ही वाला था कि तभी नेत्रा ने यहाँ पर उसके पंच को देखते हुए अपना एक अच्छा सा डिफेंड कर लिया, और वो अब यहाँ पर अपने आप को उसके पंच से बचा देती है। और अपने आप को बचाने के साथ साथ नेत्रा यहाँ पर धीरज के अटैक को रोककर उसके ऊपर ही एक अटैक कर देती है। यहाँ पर नेत्रा ने अब धीरज के ऊपर अपना अटैक कितनी तेजी से किया था कि नेत्रा का वार झेलना अब धीरज के बस की बात ही नहीं थी। नेत्रा के एक ही वार से धीरज अब वहाँ पर फरस में जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी वो फरस में गिरने के बाद भी धीरज अब बड़ी ही जल्दी से उठता है। और अब वहाँ पर इससे पहले नेत्रा उसके ऊपर दूसरा वार करती कि तभी धीरज अब यहाँ पर अब धीरज उस वार से तो डिफेंड कर लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसके और वार को रोक पाता उससे पहले तब तक तो नेत्रा ने उसके ऊपर लगातार वार करने शुरू कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि धीरज अब नेत्रा के सामने अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पा रहा था, वो उसके हर एक वार से नहीं बच पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे टक्कर देने की कोशिश जरूर कर रहा था, क्योंकि धीरज यहाँ पर अपना 100% दे रहा था, क्योंकि उसे हर हाल में बस नेत्रा को रोकना था। तो वही नेत्रा का हर वार धीरज के ऊपर जानलेवा ही था, जिनमें से कुछ वार तो धीरज यहाँ पर रोक पा रहा था, लेकिन बार बार नेत्रा धीरज के ऊपर वार कर जा रही थी, तो नेत्रा के हर वार से अब यहाँ पर धीरज की शक्ति अब कम होने लगी थी। धीरज की बॉडी अब जवाब देने लगी थी। इधर नेत्रा ने अब यहाँ पर जब धीरज ने अपने आप को डिफेंड करना भी बंद कर दिया, इधर नेत्रा ने बार बार धीरज के ऊपर अपने वार करती ही गई, और उसने अब यहाँ पर अपने हर एक वार से अब यहाँ पर धीरज को अधमरा सा करके छोड़ दिया था। धीरज अब यहाँ पर जमीन पर ही गिरा हुआ था, और अब यहाँ पर नेत्रा अब उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाती हो और अब उससे कहती है, देखा धीरज, मिस्टर धीरज, मैंने आपको कहा था ना कि आप चुपचाप मेरी बात मान लो, लेकिन नहीं, आपको तो मेरे साथ चैलेंज करना था ना। एनीवे, अब मैं अभी भी आपको एक और चांस देती हूँ। एक बार बस इस हनीकरण फार्मेसी को अपने हाथों से ब्लास्ट कर दो। देखो, मैं तुम्हें जो अब काम कह रही हूँ तुम मेरा वो काम कर दो। उसके बाद तो तुम्हें मरना ही है, क्योंकि तुम क्या सोचते हो, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो क्या मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी? क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया है। अब तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरा काम भी करोगे और तुम्हें मरना भी होगा, क्योंकि अब ये बात नेत्रा के ईगो पर आ गई है। तो अब नेत्रा तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली है। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब यहाँ पर धीरज को अब पकड़कर घसीटते हुए ही अब टेरेस की तरफ लेकर जाने लगती है, क्योंकि अब नेत्रा ने यहाँ पर धीरज को मारने की पूरी प्लानिंग सोच ली थी कि या तो धीरज अब उसके कहे अनुसार अपना काम करेगा या फिर वो उसे जान से ही मार देगी, क्योंकि नेत्रा के पास तो अपना काम करवाने के लिए फिर और भी ऑप्शन थे। जब नेत्रा यहाँ पर धीरज को टेरेस की तरफ लेकर आती है, वो यहाँ पर धीरज को फिर से कहती है, अगर देखो धीरज, तुम डर से नहीं मानोगे तो फिर फिर तुम अपनी मर्जी से मानोगे, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें अब अपने वशीकरण में करूंगी। मेरे सम्मोहन में आते ही तुम खुद ब खुद वो काम करोगे जो शायद तुम अपनी मर्जी से भी नहीं करना चाहते। इधर ये सारी की सारी बातें अब धीरज के कानों में तो जा रही थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नेत्रा की किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था।
और इधर नेत्रा ये कहते हुए ही जैसे ही अब धीरज की आंखों में देखने लगती है तो वहीं धीरज अब यहाँ पर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अब नेत्रा को ही खुद से अचानक से दूर कर देता है। वो अपने अचानक से पूरे शरीर की ताकत लगाकर नेत्रा को एक धक्का देता है और अब जिसकी वजह से धीरज वहीं पर ही रह जाता है और नेत्रा पीछे की तरफ गिर जाती है। और अब धीरज कहता है मैं देखो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारी बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगी। तुम क्या सोचती हो तुम मुझसे अनीकरण फार्मेसी को ब्लास्ट करवा लोगी? ये तुम्हारा महज एक सपना बनकर रह जाएगा, क्योंकि अब धीरज को भी पता चल गया था कि वो नेत्रा से अब ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अब उसका शरीर अब लड़ने के काबिल भी नहीं बचा था। इसलिए अब उसके पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। और ये कहते हुए ही धीरज अब इससे पहले कि नेत्रा उसे अपने सम्मोहन में करती, उससे पहले ही धीरज अब यहाँ पर टेरेस के पास जाकर अब सीधा ही वहां से जंप कर देता है। जैसे ही अब धीरज वहां पर नीचे गिरता है तो इधर नेत्रा अब धीरज को गिरते हुए ही देखती है, क्योंकि नेत्रा ने तो सोचा था कि वो अभी यहाँ पर उसको अपने सम्मोहन में लेगी और फिर वो धीरज के हाथों से ही अनीकरण फार्मेसी को ब्लास्ट कराएगी। इधर यहाँ पर धीरज ये सब कुछ कह रहा था, लेकिन जैसे ही ये सारी की सारी बातें राहुल ने सुनी तो ये सुनकर तो राहुल के हाथों की मुठ्ठियां ही कस जाती है, क्योंकि सच कहें तो अब तक तो राहुल को भी नेत्रा के बारे में नहीं पता था। और अब वो यहाँ पर कहता है वट सच में धीरज, अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तूने ऐसा कुछ करने के लिए सोचा भी कैसे? अरे तुझे पता भी था तू कौन से फ्लोर पर था? हाँ, 17th फ्लोर कोई कम फ्लोर नहीं होता है धीरज। वो 1 या 2 मंजिल नहीं थी, वो 17वीं मंजिल थी धीरज। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने ऊपर से कूदने के बाद भी तू बच कैसे गया? हाँ, कुछ करने के लिए तुझे ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा था कि तू टेरेस से ही कूद जाएगा? इधर राहुल की ये बात सुनते ही अब धीरज कहता है तुम जानते हो राहुल, अगर मेरे हाथों से अनीकरण फार्मेसी ब्लास्ट हो जाता ना तो वो अनर्थ हो जाता जो कभी नहीं होना चाहिए था। अब उसकी इस बातों को सुनकर अब राहुल कहता है क्या अनर्थ हो जाता धीरज? हाँ देखो, तुम्हारी जान से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब ये सुनते हुए धीरज कहता है नहीं राहुल, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि अगर अनीकरण फार्मेसी ब्लास्ट हो जाता ना तो पूरे इंडिया में हम मारवाड़ की बदनामी होती, क्योंकि नेत्रा तो यही चाहती थी कि वो यही चाहती थी कि वो ब्लास्ट मैं अपने हाथों से करूं और वो सारा का सारा ब्लेम फिर रोहित भैया पर आए, रोहित मारवा के ऊपर आए। और ये तो तुझे भी पता है कि अगर पूरे इंडिया में फिर मारवाड़ की अगर बदनामी होती तो हमारे शेयर रातों रात नीचे गिर जाते और साथ के साथ उसके बदले में रोहित को ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता। इधर धीरज की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है बाकी सब तो ठीक है धीरज, बट मुझे ये बात बता कि तू मनाली से यहाँ कैसे आया? देख तू जब ऊपर से कूदा तो तुझे किसने बचाया? क्योंकि इतना तो मैं भी अच्छी तरह से कह सकता हूँ, 17th फ्लोर से अगर कोई नीचे जंप करेगा तो वो जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। लेकिन देखो तुमने जंप किया और तुम फिर सीधे यहाँ पर आ गए, ये सब कैसे संभव हुआ? हाँ मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे इस बात पर अब यकीन नहीं हो रहा। इधर राहुल की इस बात को सुनकर अब धीरज कहता है देख राहुल यार, मैंने पहले ही कहा है ना कि मैं मनाली से यहाँ पर तुम्हारे पास कैसे आया, मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। मुझे भी खुद नहीं पता, इवन मैं खुद भी हैरान हूँ कि आखिर जब मैं वहाँ पर ऊपर से कूदा था उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ भी इसके आगे का पता नहीं है। इधर यहाँ पर जब धीरज राहुल को ये सब कह रहा था तो वहाँ पर खड़ी हुई आलिशा भी यहाँ पर ये सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। इधर जब उसने धीरज की सारी ही बातों को सुना तो भी यहाँ पर अब आलिशा कहती है हमें सच में अंदाजा भी नहीं था कि मासी कभी ऐसा कुछ कर सकती हैं। इधर जैसे ही आलिशा ने कहा ये सुनते ही तो अब राहुल यहाँ पर आलिशा की तरफ अब गुर कर देखने लगता है, क्योंकि जैसे ही आलिशा ने मासी कहा तो अब राहुल को समझते हुए देर नहीं लगती और अब वो कहता है वो आपकी मासी हैं? हाँ
आपकी मासी की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। अरे अरे, तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान ही कांड करता रहता है क्या? क्या तुम्हारे खानदान में कोई सही सही इंसान भी है या नहीं? जब जब जिसको देखे कुछ न कुछ तो करने के लिए उतावला रहता ही है। इधर यहाँ पर राहुल ने ये कहा ही था, लेकिन ये सुनते ही अब आलिशा अब राहुल को गुर गुर कर देखने लगती है। तो वहीं अब राहुल आलिशा को इस तरह से घूरता हुआ देखकर अब राहुल यही सोचता है कि अब उसे यहाँ से चले जाना ही ठीक है। इसलिए वो यहाँ पर धीरज से कहता है, देख धीरज, तू अभी यहाँ पर आराम कर, मैं तब तक तेरे लिए थोड़ा सा कुछ सूप बना कर लेकर आता हूँ। वो क्या है ना धीरज, वो हमारी जो भाभी जी है ना, एक प्यारी सी भाभी जी, उन्होंने तेरे लिए कुछ मेडिसिनल फूड की रेसिपी दी है, क्योंकि उन्होंने मुझे बावर्ची बना कर रख दिया है। अरे अरे, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, उन्होंने तो सब कुछ मुझसे ही करवाने की ठान रखी है। और उसने मुझे मेडिसिनल फूड की ऐसी रेसिपी दी है ना कि सच में मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खुद ही टेरेस से जाकर कूद जाऊं। लेकिन एनीवे, अब जब तुम्हारे लिए वो सब करना ही है तो मैं तब तक बना कर लाता हूँ, तब तक तुम आराम करो। इधर राहुल की ये बात सुनते ही अब धीरज कहता है, क्या क्या कहा तूने? तुम बना कर लाओगे राहुल? हाँ, क्या यहाँ पर सारा का सारा काम तुम खुद ही करते हो? क्योंकि यहाँ पर धीरज के लिए ये बात काफी विचित्र थी कि जो राहुल हमेशा से ही विदेश में रहता था, वो यहाँ पर रहकर अपना काम खुद करता है। इधर ये सुनते ही राहुल कहता है, हाँ बरो, और कौन करेगा? देखो, यहाँ पर सब काम मुझे ही करना पड़ता है, इवन यहाँ पर रानी साहिबा का भी, और अब तो तुम्हारा भी। अब इस बात पर अब धीरज को हंसी तो आती है कि सच में यहाँ पर राहुल की हालत कैसी हो गई है। और अब वो यहाँ पर कहता है, देखो राहुल, एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर हम दोनों मिलकर सारे के सारे काम कर लेंगे। मैं तुम्हें अपने बिल्कुल भी इस तरह से परेशान नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई का हाथ जरूर बंटवाऊंगा। इधर धीरज की इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है, थैंक यू ब्रो, एंड ऑफ कोर्स मैं बस अभी आता हूँ। और ये कहते हुए ही राहुल अब वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं जैसे ही राहुल अब किचन की तरफ बढ़ता है तो उसके पीछे पीछे अब आलिशा भी वहाँ से जाने लगती है। आलिशा को तो अभी भी धीरज की बातों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि सच में नेत्रा ने धीरज के साथ ये सब कुछ किया। हालांकि आलिशा अच्छी तरह से जानती थी कि नेत्रा कितनी ही भयानक है। अगर नेत्रा चाहती तो वो धीरज के साथ ये मार पिटाई न करके उसे सीधे ही अपने सम्मोहन में करके वो उससे कुछ भी करवा सकती थी। लेकिन अभी यहाँ पर आलिशा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती और वो भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक तरफ जहाँ पर राहुल धीरज के लिए अब मेडिकल फूड की रेसिपी बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में राजमहल के स्टाफ क्वार्टर में अनिका यहाँ पर एक फ्लैट की बालकनी में बैठकर कॉफी पी रही थी, क्योंकि अनिका यहाँ पर धनंजय पीरामल के बताए अनुसार अब वो वहाँ पर कवि नवंतिका के रूम से ही सीधे अब यहाँ पर उसी क्वार्टर में पहुंच गई थी, जो क्वार्टर यहाँ पर उस बूढ़ी औरत का था जो कवि नवंतिका की एक क्लोज सिक्योरिटी गार्ड हुआ करती थी। फाइनली अनिका अब यहाँ पर उसी के क्वार्टर में और उसी की बालकनी में ही थी और अब वो यहाँ पर कॉफी पीते हुए ही कहती हैं, आप कुछ कहती क्यों नहीं हैं? देखिए, मैं आपसे कब से सवाल पर सवाल कर रही हूँ, आप प्लीज मुझे मेरे किसी ना किसी सवाल का तो जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपके पास बड़ी ही उम्मीद के साथ आई हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप कुछ जानती हैं? ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत जो कि बस अभी अनिका को ही देख रही थी, मानो उसने ना जाने कितने ही सालों बाद इस चेहरे को देखा है। वो बस हैरानी से इसी चेहरे को ही देख रही थी और अब काफी देर के बाद अनिका की बातों को सुनने के बाद अब वो यहाँ पर फाइनली कहती है, क्या खाएंगी आप? अरे कितना हमारी रानी साहिबा ने सच में कितना वक्त लगा दिया आपने यहाँ पर आने में। सच बताऊं रानी साहिबा, आपको यहाँ पर देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे सालों पहले जो आपकी मौत देखी थी ना, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। हाँ, सब मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, मैं आपको बचा नहीं पाई। इधर अब उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आप प्लीज देखिए, मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताइए ना कौन है रानी वावंतिका। आप मुझे उनके बारे में बताइए। देखिए, मैं उनके बारे में ही जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ।
ये अब यहाँ पर अनिका की ये बात सुनते ही अब वो बूढ़ी अम्मा अब यहाँ पर अनिका को गुस्से में ही घुर घुर कर अब देखने लगती है, क्योंकि और अब यहाँ पर अब उन्हें वो गुस्से में देखते हुए ही अब उसके हाथ को पकड़कर अब उसे वहाँ पर बने हुए एक मिरर के सामने लेकर अब खड़ी कर देती है। जब यहाँ पर ये बूढ़ी औरत अब अनिका को पकड़कर एक मिरर के सामने लेकर आई तो अनिका को भी ये काफी विचित्र लगता है कि आखिर वो औरत उसके साथ करना क्या चाहती है। लेकिन अनिका भी यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहती और वो भी चुपचाप मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इधर जैसे ही अनिका मिरर के सामने खड़ी होती है तो वो बूढ़ी औरत अब अनिका से कहती है, ये है हमारी रानी अवंतिका। देखिए आप इस शीशे में देखिए, जो चेहरा आप अब इस शीशे में देख पा रही हैं वो रानी अवंतिका ही हैं। रानी साहिबा देखिए, हमारे लोगों को बचा लीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर अब इस बूढ़ी औरत ने अनिका को ये कहा तो ये सुनकर अब अनिका हैरान हो जाती है कि आखिर ये कौन से लोगों को बचाने की बात कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि अनिका अपनी हैरानी से अब शीशे के थ्रू ही उन्हीं को देखती रहती है और इधर अब ये बूढ़ी औरत कहती है, रानी साहिबा आपको नहीं पता है, वो रानी दिव्यांशी के लोग वो आपके वफादार के साथ क्या करते हैं। अरे वो बहुत ही बुरे लोग हैं। ये सुनते ही अनिका हैरानी से अभी भी बस उसे ही देख रही थी और अब फाइनली अब अनिका कहती हैं, देखिए आप कहना क्या चाहती हैं, मैं कुछ समझी नहीं। और रानी अवंतिका की मौत के बाद उनके वफादारों के साथ क्या हुआ था, क्या आप मुझे कुछ बताएंगी। देखिए प्लीज आप जो कुछ भी जानते हैं प्लीज मुझे सब कुछ बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। इधर अनिका की इस बात को सुनकर अब वो बूढ़ी औरत अब कुछ भी नहीं कहती है और वो बस अभी इतना ही कहती है कि रानी अवंतिका ने अपनी जिंदगी में बस सबसे बड़ी रानी साहिबा ने अपनी जिंदगी में बस एक ही गलत फैसला लिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने फैसले लिए वो सब ठीक थे, लेकिन उनकी एक गलत फैसले की वजह से उनकी वो मौत के घाट उतार दी गई। अरे उनका जिंदगी का सबसे गलत फैसला यही था कि उन्होंने इंद्रजीत पीरामल के साथ शादी की और उस गलती की सजा उन्होंने अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। काश वो उसे धोखेबाज इंद्रजीत पीरामल से शादी ही नहीं करती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। इधर यहाँ पर उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मुझे पूरी की पूरी बात जाननी है, प्लीज आप मुझे सारी बात डिटेल में बताइए। क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे उनकी जान की दुश्मन बन गए थे। इधर ये सुनते ही अब वो औरत कहती है, रानी अवंतिका। ये कहते हुए ही वो औरत अब यहाँ पर अपने पुराने ख्यालों में चली जाती है जब पीरामल रियासत की फ्रांस में नींव ही रखी गई थी। जब पीरामल रियासत की यहाँ पर फ्रांस में नींव रखी गई थी तो उस रियासत की पहली रानी अनंता थी। लेकिन क्योंकि जब अनंता को रानी बनाया गया था तो अनंता ने रानी की पदवी पर बैठने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि रानी अनंता ने पदवी पर बैठने से मना कर दिया तो यहाँ पर किंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद किंग ने रानी अवंतिका को ही रानी की पदवी दे दी थी और उन्होंने यहाँ पर फ्रांस की रानी उन्हें बना दिया था। और क्योंकि कविन अवंतिका को यहाँ की रानी बनाया था तो अनंता को इस राजमहल की महारानी बना दिया गया था।